बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एंटी-टेस्ट लेक्चर के सीरीज को स्टार्ट करते हुए एंटी-टेस्ट सीरीज का आज लेक्चर नंबर 1 जो है वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। और ये लेक्चर नंबर 1 जो है ये हमारे पास यूनिट्स और मेजरमेंट्स के हवाले से। इस लेक्चर के स्टूडेंट्स जो कंटेंट्स होंगे उसमें सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। फिर हम उसके बाद MKS टू CGS कन्वर्जन्स के कुछ जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, कुछ जो मशहूर फेमस किस्म के जो यूनिट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद हम चैप्टर वाइज हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, उस चैप्टर में यूज हुए फिजिकल रिलेशंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं किसी भी क्वांटिटी से। एवरी क्वांटिटी कैन बी आइदर अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी और अ फिजिकल क्वांटिटी। आपके चैप्टर का नाम या चैप्टर में टॉपिक जो है फिजिकल क्वांटिटीज। तो नॉन फिजिकल स्टूडेंट्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम किसी नंबर में, किसी मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपकी मदर आपसे कितना प्यार करती हैं, आपका एनिमी आपसे कितनी नफरत करता है, या आपके भाई या बहन को आप पे कितना गुस्सा है, ये वो चीजें हैं जिनको आप नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये इंटरनल फीलिंग्स हैं और जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं, ठीक है। जबकि फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट्स वो क्वांटिटीज होंगी जो मेजरेबल होंगी। मेजरेबल होंगी यानी आप उन्हें किसी नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सराउंडिंग में इस वक्त टेम्परेचर कितना है, तो यू विल यूज अ नंबर। आपने कितना मास उठा रखा है, यू विल यूज अ नंबर, ठीक है। कमरे में कितनी रोशनी की शिद्दत है, यू विल यूज अ नंबर। तो हर वो चीज जिसे एक्सप्रेस करने के लिए आप कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई यूनिट यूज करेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी अ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी पे शर्त लागू होती है कि इट शुड बी मेजरेबल। अब मेजर करने के लिए हमारे पास दो बेसिक चीजें होनी चाहिए। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। यही स्टैंडर्ड बेसिकली उसका यूनिट भी कहलाता है। और दूसरी चीज उसका प्रोसीजर होना चाहिए। प्रोसीजर तो सेटअप वाइज डिपेंड करता है। जैसे आप मास परचेज करते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं अपने वजन में, तो हम तराजू यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल बैलेंसेस यूज करते हैं, यानी बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको यूज करके हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो उसके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। इस स्टैंडर्ड जो है इसकी दो खुसूसियात होनी चाहिए। इट मस्ट बी एक्सेसिबल एंड इट मस्ट बी इनवेरिएबल। जैसे आपकी बुक पे लिखा हुआ कि जो स्टैंडर्ड आपने बनाया है क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वो एक्सेसिबल हो, यानी आसानी से अवेलेबल हो। जैसे थर्मामीटर है, आसानी से अवेलेबल है, तो आपने टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया है जो एक्सेसिबल है। इनवेरिएबल ऐसे है जैसे मीटर रॉड है। मीटर रॉड हम मोस्टली जो कपड़ों की दुकानों पे होती है वो लोहे की बनी होती है। अब लोहा मेटल है, ये टेम्परेचर से एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो गर्मियों में इसकी लेंथ में थोड़ी सी कंप्रेशन जो एक्सपेंशन आ जाती है, सर्दियों में थोड़ी सी कंप्रेशन आ जाती है। तो ये इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी ऐसा मैक्सिमम मटेरियल हम यूज करें कि जिससे इसकी लेंथ में बहुत कम वेरिएशन है। तो ये आइडियल स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 2 याद रखें, कोई भी स्टैंडर्ड रेयरली आइडियल होता है। कोई मीटर रॉड आइडियल नहीं है, कोई मास मेजर करने वाला जो स्टोन है वो आइडियल नहीं है। ये चीजें हमारे पास नियर टू द आइडियल कंसीडर की जा सकती हैं। तो कोई भी मेजरमेंट है उसके लिए स्टैंडर्ड और प्रोसीजर होना जरूरी है। स्टैंडर्ड वो हो जो एक्सेसिबल हो और इनवेरिएबल हो। स्टैंडर्ड क्या होता है? जिसके साथ हम क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे मीटर रॉड है, तो आप कपड़ा लेने जाएं बाजार से, तो आप जब कपड़ा परचेज करते हैं तो कपड़े की लंबाई को जो दुकानदार है वो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करता है। तो स्टैंडर्ड वो चीज होती है स्टूडेंट्स जिसके साथ चीजें कंपेयर होती हैं। अब स्टैंडर्ड को एक और आसान मिसाल से समझाता हूं। फर्ज करें आपको इंटरनेट पे आप सर्फिंग कर रहे हैं और आपको एक सूट पसंद आ गया। अब आप उस सूट को अपनी आंखों में सजा लेते हैं जी कि ये सूट मुझे ऐसा ही चाहिए। ऑनलाइन वो फर्ज करें खत्म हो गया। अब आप क्या करते हैं? आप उसे स्टैंडर्ड बनाकर या उसकी एक तस्वीर लेके मोबाइल में शॉप्स पे जाते हैं। आप शॉप वाले को दिखाते हैं कि जी मुझे ऐसा सूट चाहिए। अब शॉप वाला आपको इसके कंपैरिजन में कुछ इससे मिलता जुलता, कुछ जिस तरह भी है इस तरह के सूट दिखाने की कोशिश करता है। तो देखें, अगर आपको बिल्कुल हूबहू वैसा ही सूट मिल जाता है तो आपने एक परफेक्ट मेजरमेंट कर ली स्टैंडर्ड के साथ। लेकिन अगर आपको हूबहू वैसा नहीं मिलता तो इट मींस स्टैंडर्ड तो वही रहेगा, लेकिन आपकी जो मेजरमेंट है वो स्टैंडर्ड से थोड़ी बहुत कम या थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती। जैसे अब 1 मीटर है ना,
तो अगर आप एग्जैक्ट 1 मीटर की कोई चीज नाप रहे हैं तो वो परफेक्टली बैलेंस होगी उसके साथ, लेकिन अगर कोई 0.5 मीटर है तो यकीनन वो स्टैंडर्ड से छोटी होगी, लेकिन कंपेयर हमें उसे स्टैंडर्ड से ही करना पड़ेगा। फिर स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स के साथ लिंक करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है मार्केट में जो चल रहे थे हिस्ट्री में, एक था MKS यूनिट, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फिर था CGS यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फिर था FPS, इसे इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड। और फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और अब तक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो SI सिस्टम है, जो 1960 में एस्टेब्लिश हुआ। और इसमें जो क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट्स वो वर्ल्डली एक्सेप्टेड क्वांटिटीज हैं, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो यूज होता है वो SI सिस्टम है। क्यों यूज होना चाहिए SI सिस्टम, ये एक जैसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स? क्योंकि हमें मुल्कों से ट्रेड करनी होती। अब हम अगर एक मुल्क को कहते हैं कि जी हमें 1000 kg शुगर चाहिए, तो अगर उनका यूनिट kg नहीं होगा स्टैंडर्ड, तो वो तो अपने मुताबिक 1000 कुछ भी मेजर कर देंगे। तो हमारी कंट्री और उस कंट्री के दरमियान जो यूनिट ऑफ मास है स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल एक जनरल यूनिट होना चाहिए। तो इसके बाद जो अगले पैरामीटर पे हम जाएंगे स्टूडेंट्स, पहले तो हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम MKS टू CGS कन्वर्जेंस पे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताता चलूं, देखें, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है, फुट भी लेंथ का यूनिट है, जो कुछ बातें ध्यान में रखते जाएं। किलोग्राम मास का यूनिट है, ग्राम भी मास का यूनिट है, लेकिन जो पाउंड है ये मास का यूनिट नहीं है, ये फोर्स का यूनिट है। ये बात आपने याद रखनी है। फोर्स का भी कह सकते हैं आप, इसे वेट का यूनिट भी कह सकते हैं। ऑलराइट, तो याद रखना है MKS, CGS, FPS, इसमें लेंथ मास, लेकिन यहां पर लेंथ और फोर्स आ जाती। और टाइम स्टूडेंट्स वो यूनिट है जो तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम है, यानी तीनों में जो सेकंड है उसकी कोई वेरिएशन नहीं है, सेकंड इज अ स्टैंडर्ड थिंग। तो यहां तक एक सिंपल पैरामीटर ध्यान में रखें, क्वांटिटीज मेजरेबल ना हो तो नॉन फिजिकल, मेजरेबल हो तो फिजिकल। मेजरमेंट करनी हो तो मेक अ स्टैंडर्ड, मेक अ प्रोसीजर। द स्टैंडर्ड is named as a unit. So every measurement is a product of two things, a number and a unit. 5 kg, 10 meter, 100 seconds. What's happening? There is a number, there is a unit. A number, a unit, a number and a unit. तो ये चीज याद रखनी। फिर establishment of a procedure, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपने इसको ये MCQs के हवाले से देखें तो इससे ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। वो कौन सा यूनिट है जो तमाम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम है? टाइम इज द सेम थिंग। पाउंड किस चीज का यूनिट है? पाउंड मास का यूनिट नहीं है, पाउंड फोर्स का या वेट का यूनिट है। अच्छा, फिर कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें फोर्स एक बेस क्वांटिटी है? देखें, SI सिस्टम में स्टूडेंट्स 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इंग्लिश सिस्टम में 3 हैं, CGS में 3 हैं, MKS में 3 हैं। अब देखें, आपसे पूछा जाए कि फोर्स किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेस क्वांटिटी है, तो आंसर इज FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में जो फोर्स है स्टूडेंट्स, ये एक अदद बेस क्वांटिटी है, जबकि बाकियों में फोर्स बेस क्वांटिटी कंसीडर नहीं होती। फिर MCQ पूछा जा सकता है कि किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे ज्यादा बेस क्वांटिटीज हैं, तो आंसर इज SI यूनिट्स। इसके अंदर 7 बेस क्वांटिटीज हैं। तो अब हम चलते हैं SI सिस्टम की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या जिसे सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं, ये 1960s में इस्टेब्लिश हुआ। आप FSE में भी इसका बेस आइडिया पढ़ चुके हैं, इसमें भी मैं सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा कि इसमें सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल वो यूनिट्स होते हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते। यू कैन नॉट कन्वर्ट मास इनटू लेंथ और लेंथ इनटू टाइम। इनकी अपनी एक हैसियत है, इनकी अपनी एक डेफिनेशन है, इनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। इनके स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ने हो तो आपने स्टूडेंट फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 265 पे जाना है और उसमें सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ बेस क्वांटिटीज जो हैं वो लिखे हुए हैं। उसमें आपने स्पेशली ये 3 स्टैंडर्ड्स लाजमी पढ़ने हैं, लेंथ मास टाइम के। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं MCQs में। मास का स्टैंडर्ड क्या है, जो भी उसमें प्लेटिनम इरिडियम इंफॉर्मेशन हो उसे अपने पास लिखें। लेंथ के 3 स्टैंडर्ड्स वहाँ पर डिस्कस्ड हैं, ठीक है।
थर्ड स्टैंडर्ड जो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड होगा उसको आपने याद रखना है कि ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ है, भूलना नहीं है। ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है एग्जाम्स में कि व्हाट इज द लेटेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। टाइम के बारे में याद रखना है कि जो टाइम है उसका स्टैंडर्ड 1 सेकेंड है, विच इज़ 1 पार्ट ऑफ 86,400, यानी एक पूरे दिन का एक हिस्सा जो है उसको हम 1 सेकेंड कहते हैं। एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। यहाँ तक हो गया। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद क्वांटिटी और यूनिट, ये एक अलग अलग चीज़ें लिखने के लिए। अब बेस क्वांटिटीज़ हैं ये 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड करंट। अच्छा, क्वांटिटीज़ के नाम हैं ये। अगर यूनिट लिखे जाएंगे तो मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, नॉट डिग्री सेल्सियस, नॉट फॉरेनहाइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला है, करंट जो है वो किस में मेजर होता है, एम्पेयर्स में। तो स्टूडेंट्स ये बेस यूनिट्स हैं और ये बेस क्वांटिटीज हैं, तो याद रखना फर्क, क्वांटिटी और यूनिट ये अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, फिर हम एक चूंकि डायमेंशनल एनालिसिस भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको उसका कनेक्टेड पॉइंट देता जाऊँ। हम हर बेस क्वांटिटी को एक डायमेंशन असाइन कर सकते हैं उसका डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए। मास को हम डायमेंशनली m से डिनोट कर सकते हैं, लेंथ को l से, टेम्परेचर को t से। अब आपने अभी तक मोस्टली ml/t की डायमेंशंस पढ़ी, बट रिमेंबर आप टेम्परेचर की भी डायमेंशन सेट कर सकते हैं। इसके लिए k भी यूज़ होता है स्टूडेंट्स, इसके लिए थीटा भी यूज़ होता है। हम मोस्टली k को इन्वॉल्व कर लेंगे इसमें, क्योंकि k से हमें केल्विन याद आता रहेगा और टेम्परेचर पे जाते रहेंगे। थीटा थोड़ा अनोइंग हो जाएगा, ये हमें सप्लीमेंट्री को कंफ्यूज कर देगा। मोल के लिए मोस्टली पूरा वर्ड मोल ही यूज़ होता है। कैंडेला के लिए आप CD कंप्लीट यूज़ कर सकते हैं, या हम अपनी आसानी के लिए C भी यूज़ कर सकते हैं। और एम्पेयर्स के लिए हम एक ही डायमेंशन चूज़ कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में इसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस का। अब आते हैं डिराइव्ड, वो क्वांटिटीज़ जिनको बनाने में कुल अमल दखल होता है बेस क्वांटिटीज़ का। जैसे फोर्स, इसका यूनिट तो न्यूटन है, लेकिन न्यूटन बजाते खुद क्या है, न्यूटन बजाते खुद है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 बेस क्वांटिटीज केजी, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ, टाइम, ये 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं इन मेकिंग अ वन डिराइव्ड यूनिट दैट इज फोर्स। अब फोर्स के लिए हम फिर इस तीनों सिस्टम्स को, ये तीनों यूनिट्स जब इकट्ठे होकर मिलते हैं तो हम इनको एक नाम दे देते हैं न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट अब जो यूज होता है वो स्टूडेंट्स न्यूटन यूज होता है। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं एक थोड़ी सी तोजी दे दूं कि ये यूनिट्स फिर आगे सेपरेटली बड़े और छोटे कंसीडर हो सकते हैं। MKS किलोग्राम मीटर सेकंड, और फिर CGS, उस पर भी मैं इसके बाद डिटेल डिस्कशन करता हूँ। फिलहाल हम सिर्फ SI सिस्टम पे जाएंगे कि SI में क्या यूनिट यूज होते हैं। इसी तरह वर्क है तो जाउल्स है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पावर है तो वॉट इसका यूनिट है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इस तरीके से वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को मिलाने से बनते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम नाम देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स का। और इनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो बेस से मिलकर बनती है। फिर आते हैं ज्योमेट्रिकल यूनिट्स पर। यहाँ पर फिर मैं वर्ड यूनिट और क्वांटिटी के फर्क के साथ समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, क्वांटिटी है प्लेन एंगल, द एंगल फॉर अ सर्कल। क्वांटिटी है सॉलिड एंगल, द एंगल फॉर अ स्फीयर। बस इसके बारे में जितनी बातें बताऊं उतनी आपने याद रख लेनी है। इसको डिटेल में पढ़ना हो तो आप FSC के लेक्चर पे जाएं, मैं सिर्फ आपको MCQ जो एंटिटेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और याद रखें 1 कंप्लीट सर्कल, या यूं कह लें कि 1 रेवोल्यूशन या एक पूरा सर्कल, ये बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। ठीक है, इसी तरह सॉलिड एंगल, ये स्फीयर के लिए 3 डायमेंशनल एंगल है। प्लेन एंगल याद रखना है 2D एंगल है, सॉलिड जो है वो 3D एंगल है। एक कंप्लीट जो स्फीयर है स्टूडेंट्स वो होता है 4 पाई स्टी रेडियन। स्टी रेडियन, अच्छा प्लेन एंगल तो बड़ी जगह यूज होता है। आपने एक पिज़्ज़ा काटना है तो वो प्लेन एंगल की शक्ल में, एक सर्कल को डील कर रहे हैं तो प्लेन एंगल है, सर्कुलर मोशन है तो प्लेन एंगल्स को डील करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो प्लेन एंगल है। ये सॉलिड एंगल कहाँ यूज होता है,
सॉलिड एंगल स्टूडेंट्स कहाँ यूज होता है? तो देखें, टॉर्च में से निकलने वाली जो लाइट होती है, ठीक है, इट मेक्स अ सॉलिड एंगल। इसी तरह जो ज़मीन है हमारी, ज़मीन में अगर हमें किसी भी जगह को ज़मीन के सेंटर से कनेक्ट करना है, या इवन सोच लें एक तरबूज है, तो तरबूज में से जो फांक निकलती है, जो पीस उसका निकालते हैं हम, वो जो शेप क्रिएट हो रही होती है ना, इट इज़ सिमिलर टू अ स्टीरेडियन। जो कॉर्नेटो की कोन होती है, इट इज़ सिमिलर टू अ स्टीरेडियन। तो एक कंप्लीट स्फेयर का एंगल होता है 4 पाई स्टीरेडियन, एक कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है 2 पाई रेडियंस। तो ये हमने एक जनरल सा ओवरव्यू लिया बेस, डिराइव्ड और ज्योमेट्रिकल यूनिट्स और क्वांटिटीज़ का। याद रखें, क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं यूनिट्स हैं, क्वांटिटी और उनके यूनिट्स हैं। अब हम चलते हैं एमकेएस और सीजीएस की फॉर्मेशन पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे बात की कि एवरी मेजरमेंट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड अ यूनिट। अब किसी भी मेजरमेंट के लिए जो नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि नंबर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी और उसका जो स्टैंडर्ड है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर आप यूनिट को स्मॉलर करते जाएंगे ना स्टूडेंट, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर ग्रेटर होता जाएगा। इसको एक सिंपल सी मिसाल से समझाता हूँ। हमारे पास एक नंबर और यूनिट है 1 मीटर, एक लेंथ है, लेट्स से एक लेंथ है 1 मीटर। अब मैंने इसे मीटर में मेंशन किया है तो 1 नंबर आ रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे इसे सेंटीमीटर्स में मेंशन करना है, तो फिर आई विल राइट के 100 सेंटीमीटर्स कंबाइन टू फॉर्म 1 मीटर। नाउ सिंपली से 1 नंबर 1 है और मीटर यूनिट 1 है, 100 नंबर 2 है, ठीक है, और जो सेंटीमीटर है वो यूनिट 2 है। तो यू सिंपली सॉ दैट जब हमारे पास यूनिट बड़ा था तो नंबर छोटा था, ठीक है, और जब हमारे पास यूनिट छोटा है तो नंबर बड़ा हो गया। सो द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1 यूनिट 1 मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 2 एंड यूनिट 2। अब यही हमारे पास एमकेएस और सीजीएस का स्टाइल है। एमकेएस और सीजीएस का स्टाइल स्टूडेंट्स ये है कि हमने किसी भी क्वांटिटी को एमकेएस से कन्वर्ट करना है अगर सीजीएस में, तो हमें क्या प्रिकॉशंस यूज करने पड़ेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बुक्स पे तो वैसे और भी बड़े से मेथड लिखे हैं, लेकिन मैं आपको एक वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड समझाता हूँ कि अगर आपने किसी क्वांटिटी को एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना हो तो आपने बेसिक 2 बातें याद रखनी है। आपने याद रखना है कि आप जहाँ भी 1 मीटर लिखा हुआ ना, उसको आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 100 सेंटीमीटर का मतलब आप उसे लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर्स। जहाँ भी 1 kg लिखा हो आप उसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम, या फिर लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम्स। नाउ 1-2 मिसालें जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उन एग्जाम्पल्स को समझा के फिर उसके बाद मैं आपको सिर्फ क्वांटिटीज़ और उनके सीजीएस यूनिट्स बताऊंगा। साथ साथ बताता रहूँगा कि किसकी कन्वर्जन आप खुद प्रैक्टिस कर लें या किसको सिर्फ आप सिंपली उसको याद रख लें, तो एमकैट के लिए या ईकैट के लिए और जो है वो सूटेबल होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्वांटिटी है फोर्स, इसका एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स न्यूटन। अब न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स कर ये लेना अपनी आसानी के लिए किलोग्राम मीटर और सेकंड स्क्वायर, इस पावर को पॉजिटिव करके लिख लें ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। उससे भी ज़्यादा एक बड़ा ट्रिक, टाइम चूंकि मैंने बताया था टाइम तमाम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कांस्टेंट सेम होता है, तो टाइम को चेंज ही नहीं करना पड़ेगा सीजीएस के लिए। अब मैंने इसे एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस क्वांटिटी को क्या करूँगा, यहाँ पर तो आ रहा है 1 न्यूटन, ठीक है। किलोग्राम, मैंने कहा था किलोग्राम की जगह आप लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम्स। 1 मीटर, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर्स, और सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ 10⁻³, 10⁻², 10�5, फिर आगे आ गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला यूनिट, ये जो यूनिट है स्टूडेंट्स, ये किस सिस्टम में है, एमकेएस में, मीटर किलोग्राम सेकंड। हमने इसे कन्वर्ट कर लिया किस में, सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। अब फिर वही सिचुएशन आ रही है, देखें ये यूनिट बड़ा है नंबर छोटा है,
जब हमने यूनिट को छोटा किया तो एक बड़ा नंबर आ रहा है। अब यहां पर एक बड़ा मजे का फैक्टर बता रहा हूं आपको, देखें 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस यूनिट को सीजीएस लैंग्वेज में डाइन्स बोलते हैं, ठीक है। ये चुड़ैल वाला डाइन नहीं, ये DYNE, जस्ट किडिंग, ठीक है, ये DYNE। तो आपने एक रिलेशन याद रखना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। और रिमेंबर यू कैन ऑल्सो राइट 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। ये आपस में इंटर कन्वर्ट होके भी पूछे जा सकते हैं, सो जरा आंखें कान खुले रखने हैं ताकि आप सिर्फ यही रट्टा ना लगा लेंगे 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स। इसको उल्टाया भी जा सकता है, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। तो MKS टू CGS एक कन्वर्जन की। अब मैं आपको इससे आगे एनर्जी की भी कन्वर्जन करके देता हूँ। स्टूडेंट्स एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है? जाउल्स। नाउ 1 जाउल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मैंने कहा कि आप सिंपली लिख लें किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर, पावर को पॉजिटिव करते हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। अब मुझे इसे MKS से CGS में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम की जगह मैं लिखूंगा 10⁻³ ग्राम्स। अब आ गया मीटर स्क्वायर, अब मैंने इसे चेंज करना है सेंटीमीटर्स में। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, आपने जो उसे कहते हैं कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स, उसमें एक रूल पड़ा है कि अगर आपके पास सेंटीमीटर है तो ये बराबर है 10⁻⁻² मीटर्स के। और अगर आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, तो फिर ये बराबर है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के। अब चूंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो देखें ये मीटर स्क्वायर मैं यहीं पे रहने दूंगा, ये -4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +4, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह एक और कन्वर्जन अपने पास लिख लें कि मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब के। ये दो कन्वर्जन याद रख लें। अगर कहीं मीटर स्क्वायर आ रहा है तो आप 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, अगर कहीं पे मीटर क्यूब आ रहा है तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। चूंकि मेरे पास यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और ओवर सेकंड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब 1 जाउल यानी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज नाउ इक्वल टू 3 + 4 7 किलो, 3 + 4 7। अब यहाँ पे किलो की बजाय आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो नाउ सी, ये था हमारे पास कौन सा सिस्टम? MKS। ये किसमें हमने कन्वर्ट कर दिया? CGS में। अब ये जो यूनिट है ना स्टूडेंट्स, ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो जैसे पहले हमने एक डाइन्स यूनिट दिया था, इसको नाम देते हैं अर्ज का, ERG। एंड रिमेंबर द रिलेशन 1 जाउल्स इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज, और 1 अर्ज is equal to 10⁻⁷ joules. So that's how you can make some relations. मैं इसके बाद अब quantities जो हैं जहाँ कहीं कोई CGS इन्वॉल्व हुआ तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। तो that's how you can convert 1 MKS quantity to a CGS quantity. अब हम स्टूडेंट्स आगे चलेंगे और हम चैप्टर वाइज हर एक क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट वुड बी अ लिटिल टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन आपको चैप्टर वाइज सारी क्वांटिटी, सारे रिलेशन जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स चैप्टर 1 से अगर स्टार्ट करें तो चैप्टर 1 में चूंकि मेजरमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसमें कोई यूनिकली कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब नहीं है, तो हम चैप्टर 1 को यहाँ से स्किप कर देंगे। चैप्टर 2 पे आए तो चैप्टर 2 पे हमें बेसिक इंट्रोडक्शन जो किसी क्वांटिटी का मिलता है स्टूडेंट्स, वो है टॉर्क। टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है इसका फॉर्मूला है RF, ठीक है। RF को हम लिखते हैं न्यूटन मीटर। अब ये MKS में SI सिस्टम यूनिट है। अगर इसको आपने CGS में लिखना है ना स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे डाइन सेंटीमीटर। दरम्यान में जो भी नंबर इवॉल्व होगा वो अब आप थोड़ा सा खुद दिमाग लड़ाएं, मैं आपको उसी MKS को CGS में लिखने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये टॉर्क हो गया, ठीक है। RF जो है वो इसका फॉर्मूला है, न्यूटन मीटर इसका SI सिस्टम में यूनिट है, और अगर CGS में लिखना हो तो डाइन्स सेंटीमीटर आ जाता है।
तो चैप्टर 2 में ये एक यूनिक क्वांटिटी है। चैप्टर 3 में आए तो कुछ न्यू फिजिकल क्वांटिटीज जो इन्वॉल्व होती हैं। डिस्प्लेसमेंट मेजर्स इन मीटर, अगर सीजीएस में लिखेंगे तो सेंटीमीटर। वेलोसिटी मेजर्स इन मीटर्स पर सेकंड, सीजीएस में लिखेंगे तो सेंटीमीटर्स पर सेकंड। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में लिखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको GAL गैलीलियो के नाम से गैल भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखें ना रखें मैं सिर्फ जनरली बता रहा हूँ। अब आते हैं फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई पूछे कि व्हाट आर द बेस यूनिट्स ऑफ द फोर्स, तो देन यू विल सेट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, देन से न्यूटन, और बाकी मैं रिलेशन बता चुका हूं इसका सीजीएस क्या होता है, डायन्स। फिर आता है मोमेंटम होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मास इनटू वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स इस यूनिट को हम न्यूटन सेकंड भी लिखते हैं और इसके साथ साथ हम इसको डाइन सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन का सीजीएस क्या है, डाइन्स, और सेकंड रिमेन्स द सेम। फिर आता है इम्पल्स विच इज बेसिकली फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये भी न्यूटन सेकंड ही बनता है। तो याद रखें मोमेंटम और इम्पल्स के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो न्यूटन सेकंड को भी आप फर्दर डाइन सेकंड लिख सकते हैं। तो चैप्टर 3 में स्टूडेंट्स ये मेजर क्वांटिटीज हैं। इसके बाद अगर आप आगे प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में जाते हैं तो वही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रिपीट हो जाते हैं। फिर आप आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, वर्क फॉर्मूला FD। ठीक है, और इसको आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और जाउल्स भी लिख सकते हैं। बेस यूनिट्स में लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, और साथ ही इसको अर्ज लिखा जा सकता है सीजीएस सिस्टम में। एक चीज यहां पर बताता चलूं कि वर्क और टॉर्क के न्यूटन मीटर तक बात ठीक है, लेकिन आप वर्क को जाउल यूनिट अनाउंस कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, टॉर्क को नहीं। टॉर्क इज नॉट अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली जो मैं यूं कह लेंगे एक वेक्टर प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म और फोर्स का, जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि जो वर्क है उसकी डेफिनेशन बेसिकली है कि जब भी वर्क होना तो सिस्टम में पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी का इजाफा या कमी आनी चाहिए। ठीक है, यानी देयर मस्ट बी अ गेन और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है इसके हवाले से। फिर पावर विच इज़ वर्क ओवर टाइम। अच्छा, ये जाउल पर सेकंड है और इसको वॉट भी पढ़ते हैं। ठीक है, पावर का एक फॉर्मूला FV भी होता है। तो FV से क्या यूनिट बनेगा स्टूडेंट्स, न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां से जाउल पर सेकंड है ना, तो इसे आप अर्ज पर सेकंड यूनिट भी लिख सकते हैं सीजीएस कंडीशन में। तो मैं सिर्फ आपके दिमाग का थोड़ा सा डब्बा खोल रहा हूं। ठीक है, कि आप किस यूनिट को किस तरह से उसकी इक्वेशन पे ज्यादा गौर करेंगे, उसकी इक्वेशन क्या है, उसी इक्वेशन का MKS देखें, उसी इक्वेशन का सीजीएस बना लें। एनर्जी चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे हीट हो, कुछ हो, स्पेसिफिकली तो एनर्जी के लिए यूनिट जाउल यूज होता है। लेकिन एक चीज मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि अगर हम बात करते हैं मोस्टली फूड एनर्जी की, तो फिर SI सिस्टम में उसको कैलोरीज में मेजर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जीज की, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है किलो वॉट आवर। अक्सर पूछा जाता है कि किलो वॉट आवर किसका यूनिट है, पावर का या एनर्जी का। स्टूडेंट्स मोस्टली वॉट को देख के पावर पे चले जाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स। ठीक है, ज़्यादातर क्लियर भी कर लेते हैं। तो जहाँ भी याद रखें स्टूडेंट्स, पावर के यूनिट से टाइम का यूनिट मल्टीप्लाई होगा ना, वहाँ पर आपके पास क्वांटिटी एनर्जी होगी, पावर नहीं होगी। ऑलराइट, जैसे हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है I²R और फिर T। अगर ये T मल्टीप्लाई ना हो तो ये पावर है, T मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हीट एनर्जी है। ऑलराइट, तो एनर्जी जो है सिंपली अगर न्यूमेरिकली आप यूज़ करते हैं तो जाउल्स, फूड एनर्जी कैलोरीज में। अक्सर आप लेज या स्लांटीज खाएं तो उनके पैकेट के पीछे जो एनर्जी लिखी होती है ना, वो किलो कैलोरीज में लिखी होती। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, किलोवाट आवर में जो है वो मेजर होती। फिर चैप्टर 4 में एक बड़ी मजे की क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एट द सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। इंटेंसिटी स्टूडेंट क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, याद रखना है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और ये वैल्यू भी याद रखनी है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट है
एट द सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, नॉट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर के ऊपर जो हमें इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट मिल रही है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। तो ये चैप्टर 4 की क्वांटिटीज और डिफरेंट डायमेंशंस होगी। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, तो ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो किस में मेजर होता है? रेडियंस में। एंगुलर वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, तो ये रेडियंस पर सेकंड में भी मेजर होती है। फिर इसके बाद ये रेवोल्यूशंस पर मिनट में भी मेजर होती है। और ये रिलेशन क्या होता है कि 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू π/30 रेडियंस पर सेकंड। ये रिलेशन याद रखना है। अल्फा जो है वो रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर में यूज होता है। फिर एक क्वांटिटी आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और फिर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इसका CGS हो सकता है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr भी है, एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा भी है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिलेशन इसका लिख लें √2IE। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है स्टूडेंट्स जूल सेकंड, जिसको आप अर्ज सेकंड भी पढ़ सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड MCQ ये आता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट H, जो चैप्टर 19 में आप पढ़ते हैं क्वांटम थ्योरी में, प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट जिसे H कट कहते हैं, जो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी पढ़ते हैं, इन दोनों के यूनिट्स भी वही होते हैं जो एंगुलर मोमेंटम के होते हैं, यानी जूल सेकंड। तो ये फैक्टर याद रखना है। बाकी उसके अलावा स्टूडेंट्स आप चैप्टर 5 में देखें तो वही बाद में फोर्स, वेलोसिटी एटसेट्रा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 6 पे आते हैं तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट एनालिसिस में कहीं ना कहीं लाजमी पूछ ली जाती है, वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। क्या पढ़ना है इसे? ईटा पढ़ना है। इसका डायरेक्ट फोर्स है, आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं F/RV, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसका यूनिट है, ये याद रखना है। इस यूनिट को पास्कल सेकंड भी बोलते हैं, और 1 पास्कल सेकंड स्टूडेंट जो होता है वो 10 पॉइज के बराबर होता है। ये पॉइज इसका CGS यूनिट है। मैं आपको हवाले देता जा रहा हूँ, अब बाकी आप इंटरनेट यूज करके इन चीज़ों को मजीद वेरीफाई कर सकते हैं। फिर हम आते हैं उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे। 2 प्रोडक्ट्स बड़े अहम हैं। A और V का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स बराबर होता है वॉल्यूम ओवर टाइम के। अब वॉल्यूम ओवर टाइम क्वांटिटी है, यूनिट बनता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर हम नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए आए तो ρAV, डेंसिटी एरिया वॉल्यूम, ये आता है, तो ये आता है मास पर यूनिट टाइम। तो क्वांटिटी बन रहा है मास पर यूनिट टाइम, और उसका यूनिट बनेगा किलोग्राम पर सेकेंड। तो रिमेंबर, AV का प्रोडक्ट हो तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, ρAV हो तो किलोग्राम पर सेकेंड होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टूडेंट्स, ये आपके पास जूल पर मीटर क्यूब भी बनता है। ठीक है, इसको बेस यूनिट्स में लिखें तो ये बनेगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पास्कल्स के मीनिंग्स में भी आता है। सेम यही पोटेंशियल एनर्जी, सेम यही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम अगर आ जाए, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके आपने देखना है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा, जो बेसिकली पास्कल, और पास्कल और किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। अब यहाँ से एक नया हिंट देता हूँ आपको। बर्नौलीज इक्वेशन है क्या? प्रेशर प्लस 1/2 ρV स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ρGH पर यूनिट वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये तीनों क्वांटिटीज आपस में ऐड कैसे हो रही हैं? दिखने में तो सारी डिफरेंट है, तो याद रखें तीनों के यूनिट सेम है। प्रेशर यूनिट ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट ऑफ प्रेशर। तो रिमेंबर, ओनली सेम यूनिट्स क्वांटिटीज कैन बी एडेड। और आपकी बुक में जितनी इक्वेशंस आपस में डिफरेंटली ऐड हो रही हैं उनके सबके यूनिट्स सेम है। इवन कुछ ऐसी इक्वेशंस जैसे VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T, ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो टेम्परेचर इन्वॉल्व हो रहा है, बट मैं इसको डायमेंशनल एनालिसिस में क्लियर करूंगा कि ये दोनों फैक्टर्स भी सेम यूनिट्स रखते हैं। ठीक है, तो ओनली सेम यूनिट्स कैन बी एडेड। आप मास में वेट को ऐड नहीं कर सकते, ना करना है आपने। हाँ, आप वेट में फोर्स ऐड कर सकते हैं, फोर्स में टेंशन ऐड कर सकते हैं, टेंशन में फ्रिक्शनल फोर्स ऐड कर सकते हैं। क्यों? सबके यूनिट्स क्या हैं? सेम है, न्यूटन है। तो चैप्टर 6 से ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपने याद रखनी है। स्टूडेंट, इसके बाद चैप्टर 7 पर आए
तो चैप्टर 7 में मोस्टली जो लेंथ है, वेलोसिटी है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इससे रिलेटेड चीज़ें वो मैं आपको चैप्टर 3 में भी बता चुका हूँ, तो उसी को आप एक दफ़ा कैरी कर लें। चैप्टर 8 में वेव लेंथ है तो मीटर्स में मेजर होती है, फ्रीक्वेंसी है तो पर सेकेंड इसका यूनिट है, और एसआई यूनिट इसका हर्ट्ज होता है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो वेलोसिटी ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग है, उसकी इक्वेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ओवर एम। अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस m। अब इसे लिखा m जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में m ओवर l मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो अगर आपको वैसे m पूछा जाए तो किलोग्राम उसका यूनिट है, बट अगर ये फॉर्मूला लिख के फिर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस m, तो रिमेंबर इट्स यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर। हाँ, चैप्टर 7 में मैं आपको स्प्रिंग से रिलेटेड बताता चलूँ कि स्प्रिंग जो है k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ये और एक सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन एक क्वांटिटी चैप्टर 7 में तो नहीं है, लेकिन उसका भी यूनिट स्टूडेंट्स न्यूटन पर मीटर ही होता है, उसे सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये यूनिट आपने वहाँ से जो है सेटअप कर लेना। तो चैप्टर 8 में ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चैप्टर 9 में मोस्टली लेंथ के रिलेशन हैं, लेकिन डायफ्रैक्शन के अगर फॉर्मूला में डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा में हम इवॉल्व करें तो डी बेसिकली होता है एल ओवर एन, लेंथ पर यूनिट नंबर्स का कोई यूनिट नहीं होता। लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं है, ऑर्डर का कोई यूनिट नहीं है, वेवलेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है कि लेफ्ट साइड पे भी मीटर ही है, राइट साइड पे भी मीटर है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली और यूनिट वाइज करेक्ट इक्वेशन है। चैप्टर 10 में इसी तरह मोस्टली लेंथ्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप देखा जाए तो d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर जो नियर पॉइंट है, या फिर जो फाइबर ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इज इक्वल टू c ओवर v। यहाँ पर याद रखना है कि इट हैज नो यूनिट, इट ओनली हैज अ मैग्नीट्यूड। इसका सिर्फ नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसका यूनिट नहीं होगा। चैप्टर 11 में आ जाए तो प्रेशर मेजर्ड इन पास्कल्स, वॉल्यूम मेजर्ड एज मीटर क्यूब, यूनिवर्सल जो है गैस कांस्टेंट है 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। यानी अगर जाउल को भी ओपन कर दें किलोग्राम मीटर सेकंड को, तो किलोग्राम मीटर सेकंड मोल केल्विन, ठीक है, यानी किलोग्राम मीटर सेकंड मोल केल्विन। ये ऐसा यूनिट है जिसमें तकरीबन 5 बेस क्वांटिटीज जो है वो इन्वॉल्व हो रही। तो इसको आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं कि ऐसा यूनिट है जिसमें एटलीस्ट 5 बेस क्वांटिटीज जो है वो इन्वॉल्व है। फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो बराबर है R ओवर एन ए के, ठीक है, यहाँ पर इसका यूनिट जो है वो जाउल्स पर केल्विन जो है वो कंसीडर होता है। फिर n नंबर ऑफ मोल्स है, इसको मोल में ही कंसीडर करेंगे। गैमा द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv, नो यूनिट, ठीक है, तो ये दो रिलेशन याद रखें, गैमा भी यूनिट नहीं रखता। फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो वो बराबर होता है Q ओवर N डेल T। आप इसे N डेल T और M डेल T भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जाउल पर मोल पर केल्विन भी बन सकता है, जाउल पर केजी पर केल्विन भी बन सकता है। मास हो तो केजी, नंबर ऑफ मोल्स हो तो मोल आ जाएगा। फिर लेटेंट हीट होता है Q इज इक्वल टू एम एल। यहाँ पर जो L है ये लेटेंट हीट है, और लेटेंट हीट से यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा? Q बाय M। तो जाउल पर केजी, जाउल पर केजी, ये याद रखना है कि अकेला हीट हो तो जाउल है, लेटेंट हीट हो तो फिर यूनिट जाउल्स पर केजी बन जाता है। फिर आता है एंट्रोपी, दैट इज सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, बाकी जो चीजें बाद में। Q बाय T, तो जाउल पर केल्विन, ठीक है, जाउल पर केल्विन एंट्रोपी का भी यूनिट। और हीट कैपेसिटी, एक होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी जो होता है वो भी Q बाय T ही होता है, ये Q बाय डेल T होता है बेसिकली। तो आपके पास जो हीट कैपेसिटी होगा उसका यूनिट भी जाउल पर केल्विन हो जाएगा। तो जाउल पर केजी और जाउल पर केल्विन, इनका फर्क ज़हन में रखना आपने। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो बुक 1 के। अब बुक 2 पे चलते हैं। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 पे आ जाएं तो डाइलेक्ट्रिक जो सिंपल इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूला है, वैल्यू है, और उसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट मीडियम जो परमिटिविटी है मीडियम की फ्री स्पेस की 8.85 × 10⁻12 उसकी वैल्यू है, और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर के, यानी इसी यूनिट को उल्टा दें तो इसका यूनिट बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड
न्यूटन पर कूलम भी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये दोनों यूनिट्स याद रखने हैं। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह इसका कोई यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाउल्स पर कूलम, ये इसका यूनिट है। यहीं से आप वर्क का यूनिट बना सकते हैं QV, और QV से आगे फंडामेंटल यूनिट बनता है EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, मोस्टली यूज इन मॉडर्न एंड पार्टिकल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू याद रखनी है। ये रिलेशन याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स, या याद रखना है 1 जाउल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये दोनों रिलेशंस याद रखने हैं, MCQs में पूछे जाते हैं। फिर कैपेसिटेंस चार्ज ओवर वोल्टेज, तो कूलम पर वोल्ट, ठीक है, CV-1, और इसको लिखा जाता है फेरेड। कैपेसिटेंस का एक यूनिट A एप्सिलॉन नॉट ओवर D भी होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मैं आपको एक यूनिट बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस को फेरेड लिखें, D उधर मल्टीप्लाई करके मीटर लिखें और एरिया नीचे डिवाइड करके मीटर स्क्वायर लिखें, तो देखें एप्सिलॉन नॉट का एक और यूनिट बनता है फेरेड पर मीटर। ये भी रिलेशन याद रखना है कि फेरेड पर मीटर इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरह एक रिलेशन जो FSC के एग्जाम्स में तो 100% पूछा ही जाता है कि R और C का प्रोडक्ट किसके बराबर है, टाइम के, यानी ओहम फेरेड किसके बराबर है, सेकंड के। ये बातें याद रखनी है। यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके सेकंड लिखना है, क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके टाइम लिखना है, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर 13 पे है स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम लिखा जाता है। सिंबॉलिकली इसको ये ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो इसका यूनिट जो है वो MHO भी पढ़ा जाता है या फिर इसको साइमन भी पढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी, ठीक है, RA/L मेजर्ड एज ओहम मीटर, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी पढ़ते हैं, ओहम मीटर याद रखना है। और कंडक्टिविटी विच इज़ 1 ओवर रेजिस्टिविटी, यानी 1 ओवर ओहम इंटू मीटर, जिसको हम पर ओहम पर मीटर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, या साइमन्स पर मीटर भी लिख सकते हैं। ये दोनों यूनिट्स यूज होते हैं। अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिसका फॉर्मूला RT - R0 ओवर R0T होता है स्टूडेंट्स, इसका यूनिट क्या होता है, पर केल्विन। ये याद रखना है, सिंपल पर केल्विन। EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट सेम होता है और ये होता है वोल्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है स्टूडेंट्स वो I/NEA, फॉर्मूला जो भी हो V/NEAR हो, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि चूंकि लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है तो इसका यूनिट मीटर्स पर सेकंड ही होगा। तो ये हो गए मेजर यूनिट्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट्स चैप्टर 14 में आया, तो चैप्टर 14 में एक न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। F/IL इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये भी इसको लिखने का तरीका। और SI यूनिट में इसको बोलते हैं टेस्ला, इसका सिंबल है T। रिमेंबर अ रिलेशन बिटवीन MKS एंड CGS क्वांटिटीज, तो 1 टेस्ला ये MKS यूनिट है और CGS में इसका यूनिट होता है गॉस। रिलेशन याद रख लेना बस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। फिर एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हम चैप्टर 12 में पढ़ते हैं, EA न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। और दूसरा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो होता है BA, B टेस्ला, A मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वेबर। यहाँ से हम टेस्ला का एक और यूनिट बना सकते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, टेस्ला भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। इसको अब क्या क्या नाम दिए जाते हैं सुन लें। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहा जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये जो वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना, ये बेसिकली बनता है फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। ये रिलेशन याद रखने हैं। फिर वेबर जो होता है ये MKS सिस्टम में यूनिट है। जो CGS का यूनिट होता है वो होता है मैक्सवेल, ये भी रिलेशन याद रख लें, ठीक है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल्स। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं फॉर एंटी टेस्ट पर्पस। फिर इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है वेलोसिटी सिलेक्टर का, ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 में यूज होने वाला फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड,
यानी न्यूटन पर कूलम डिवाइडेड बाय टेस्ला। इन यूनिट्स को डिवाइड करें तो इनसे परेशान ना हो, सिर्फ लेफ्ट साइड पे देखें क्या है वेलोसिटी, तो यूनिट विल बी मीटर्स पर सेकंड। तो ये भी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द फिजिकल क्वांटिटी विच इज वेलोसिटी। फिर चार्ज टू मास रेशियो है E/m कूलम्स पर kg। इसमें वैल्यूज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यूज हैं वो आपने मेमोराइज करनी है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15 में स्टूडेंट्स अगरचे नाम डिफरेंट है, जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उसका फॉर्मूला VBL हो या डेल फाई ओवर डेल टी हो, यूनिट वोल्ट ही होगा। इंड्यूस करंट है तो एम्पेयर्स में मेजर होगा। हाँ, टेक्निकली जो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन है उनका जनरल फार्मूला में लिख रहा हूँ, EMF डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो बनता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, और जिसको हम SI सिस्टम में हेनरी भी पढ़ते हैं। अब इसको मैं वोल्ट पर एम्पेयर इंटू सेकेंड भी लिख सकता हूँ। तो ये वोल्ट पर एम्पेयर स्टूडेंट्स याद करें, रेजिस्टेंस होता है V/I। रेजिस्टेंस का V/I यानी वोल्ट पर एम्पेयर, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम। तो वोल्ट पर एम्पेयर का मैं ओहम और साथ टाइम का सेकेंड भी लिख सकता हूँ। नाउ लिसन, सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। अब यहाँ पे R अगर डिवाइड कर दें तो L/R इज इक्वल टू टाइम। ये रिलेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, चैप्टर 12 में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ RC इज इक्वल टू टाइम। सेम इसी तरह मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर, यानी एक इंडक्टर को एनर्जी स्टोर या डिस्चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, तो L/R इज इक्वल टू T। ये है टाइम कांस्टेंट फॉर कैपेसिटर, ये है टाइम कांस्टेंट फॉर इंडक्टर, याद रखना है ये रिलेशन, ठीक है। RC भी इज इक्वल टू टाइम है, L/R भी इक्वल्स टू टाइम है। तो ओहम सेकंड। अच्छा, फिर अक्सर एक कंफ्यूजन आ जाती है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम मीटर, इंडक्शन का भी मैं क्या बता रहा हूँ, सेल्फ इंडक्शन या मेजर इंडक्शन का ओहम सेकंड। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। फिर सेल्फ इंडक्शन की डिपेंडेंस का एक फार्मूला आपकी बुक में एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में दिया हुआ है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर AL। और अगर हम यहाँ पर म्यू R भी साथ ऐड कर दें, म्यू R मस्ट बी अ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, तो रिलेटिव परमिटिविटी किसी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल की, तो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल ऐड करने से जो सेल्फ इंडक्शन है उसकी वैल्यू पहले से बढ़ जाती है। फिर ये कांस्टेंट जो चैप्टर 14 में आपको नहीं बता सका, म्यू नॉट 4 pi 10⁻⁷, इसका यूनिट क्या है, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर्स। तो ये हो गए चैप्टर 15 to 14। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 पे आए तो वोल्टेज वोल्ट्स में मेजर होता है, करंट एम्पेयर में मेजर होता है। चैप्टर 16 में रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस तीनों डिफरेंटली यूज हुए हैं, बट इनका यूनिट क्या है, सेम, ओहम्स। इंडक्टेंस का वही यूनिट हेनरी यूज होगा, कैपेसिटेंस का फेरेड यूज होगा, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर होगी। फिर 1/√LC पूछा जाए कि 1/√LC का यूनिट क्या बनता है, तो हर्ट्ज बताएं, पर सेकंड बताएं, या सिर्फ √LC का पूछा जाए तो फिर ये टाइम बनेगा, क्योंकि फिर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। चैप्टर 17 पे आ जाए तो स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक हो, लीनियर हो या फिर शेयर हो, कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, εr हो गया, और इसी तरह गैमा फैक्टर हो गया, उसके साथ आपने स्ट्रेन को भी ऐड कर लेना, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। फिर स्ट्रेस, इलास्टिक मॉडुलस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, जितने भी फैक्टर्स हैं सबका यूनिट पास्कल है, या फिर आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये दो यूनिट्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड वायर 1/2f डेल एल हो या 1/2y डेल एल स्क्वायर ओवर एल हो, दोनों का जो यूनिट्स है स्टूडेंट्स वो जाउल्स में मेजर होगा। हाँ, एक फार्मूला जो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसे एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। ये बेसिकली फार्मूला लगता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो इसका यूनिट क्या होगा, जाउल पर मीटर क्यूब। ये यूनिट आपने मेमोराइज कर लेना। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 18 पे आए तो वही वोल्टेज और करंट के जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादातर यूज़ हुए हैं, चूँकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें वोल्टेज और एम्पेयर्स, ये दो मोस्टली यूनिट्स जो है इसमें यूज़ हुए हैं। चैप्टर 19 पे आए तो एक प्रोडक्ट आता है लैम्डा टी, जिसे वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। इसका यूनिट है मीटर केल्विन, ये याद रखना है। फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.67 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। क्या बताया था मैंने, वाट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, इंटेंसिटी का, और पर केल्विन 4, केल्विन किसका यूनिट है, टेम्परेचर का। तो इंटेंसिटी और टेम्परेचर दोनों इन्वॉल्व है। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.60 10⁻34 है और यूनिट जाउल सेकंड है, सेम एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
एच कट जिसे रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं वो h ओवर 2 पाई के बराबर होता है, तो 2 पाई से सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, द यूनिट रिमेन्स द सेम। E इज इक्वल टू एन एच एफ, एच और एफ मिलकर बनाते हैं जाउल और एन सिर्फ नंबर है, नंबर ऑफ फोटॉन जिसका कोई यूनिट नहीं होता। फिर कॉम्पटन इफेक्ट में एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि डेल लैम्डा तो होता है h ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, तो बताएं ये h ओवर एम नॉट सी का यूनिट क्या है। अब स्टूडेंट्स याद रखें द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, इस पूरे फैक्टर का कोई यूनिट नहीं है। h ओवर एम नॉट सी चूंकि बराबर है डेल लैम्डा के और लैम्डा क्या है वेवलेंथ, तो h ओवर एम नॉट सी का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट्स हो जाएंगे चैप्टर नंबर 19 से। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 20 में है तो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो रेडबर्ग्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू और यूनिट याद रखना है, ये रही उसकी वैल्यू और उसका यूनिट होता है पर मीटर। एक्सरेज के टॉपिक में एफ मैक्सिमम का एक फॉर्मूला बनता है EV/h। सिंपल पूछ लिया जाए कि EV/h किसके बराबर होता है, तो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपसे इसी फार्मूला को रिवर्ट कर दें, उल्टा दें, तो लैम्डा मिनिमम, एफ मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम फॉर्मूला होता है hc ओवर EV। पूछा जाए व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ hc ओवर EV, तो सेम एज दैट ऑफ वेवलेंथ विच विल बी मीटर्स। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है फॉर्मूलाज को चेंज करके। तो इसमें रिलेशन याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर यूनिट्स आते हैं चैप्टर नंबर 21 में। चैप्टर नंबर 21 में बाकी तो ऑलमोस्ट वही यूनिट्स हैं, किलोग्राम, मास, एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, वोल्ट्स है। मास का एक यूनिट है AMU, ठीक है, 1 AMU जो आप जानते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन होता है 1.6606 10⁻⁻27 किलोग्राम। दो बड़े इंपॉर्टेंट यूनिट्स चैप्टर नंबर 21 में मेंशन है, यहाँ तक ला के हम इस लेक्चर को एंड अप करेंगे। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड यूनिट्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। जब किसी न्यूक्लियस में से स्टूडेंट्स अल्फा, बीटा या गामा ये इमिट हो रहे हैं तो इसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और जब ये इमिट होके किसी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं स्टूडेंट्स तो उसको कहते हैं रेडिएशन एक्सपोजर। रेडियो एक्टिविटी का पहला यूनिट है 1 becquerel विच मीन्स 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मैं बहुत शॉर्टली फॉर्म यूज़ करूँगा, मेरे लफ्ज़ों से आप इसको पूरा लिख सकते हैं। फिर इसका एक बड़ा यूनिट होता है 1 रदरफोर्ड, वो होता है 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ। फिर होता है 1 क्यूरी जो बुक पे लिखा हुआ है, 1 CI इसको लिख सकते हैं, CI 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। पूछा जाए SI यूनिट कौन सा है, तो SI यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का becquerel 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। रेडिएशन एक्सपोजर का पहला यूनिट है एब्जॉर्ब डोज, जिसे D से डिनोट करते हैं A/m, एनर्जी पर यूनिट मास यानी जाउल पर kg, ठीक है, ये इसका यूनिट आएगा। तो यहाँ से ये जो जाउल पर kg है स्टूडेंट, इसको ग्रे पढ़ते हैं GRAY, और ये रिलेशन याद रखना है कि 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड, ये इसका MKS और CGS रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ एक रिलेशन होता है इक्विवेलेंट डोज DE, वो होता है एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय RBE फैक्टर। ये दोनों रेडिएशन एक्सपोजर के यूनिट्स हैं। DE का जो ऐसा यूनिट है वो बनता है सिवरेट, SIEVERT, एंड रिमेंबर रिलेशन 1 सिवरेट इज इक्वल टू 100 रेम। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड, 1 सिवरेट इज इक्वल टू 100 रेम। पूछा जाए इन दोनों में से SI यूनिट कौन सा, यानी न्यूमेरिकल का आंसर किस यूनिट में देना है, तो दैट इज द SI यूनिट। सिवरेट इज द SI यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो क्वांटिटीज यूनिट्स हो गए चैप्टर वाइज। अब मैं आपको एक स्लाइड में वो यूनिट्स शो कर दूंगा जिनके मतलब जिन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स या डायमेंशंस बिल्कुल एक जैसी आइडेंटिकल होती हैं। तो ये था हमारा एंटीटेस्ट का आज पहला लेक्चर, जिसमें हमने पूरी बुक के यूनिट्स को MKS to CGS और डिफरेंटली ऑब्जर्व किया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।